हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक मेनली डिस्कस करेंगे वो है इन्नेट इम्यूनिटी। हम जानेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी किस तरीके से होती है और कैसे वो वर्क करती है। बट उसको समझने से पहले हमें इम्यूनिटी पता होनी चाहिए कि वो क्या होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इम्यूनिटी की कि इम्यूनिटी है क्या, सो इसकी एक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब कि आपकी बॉडी जो है उसकी जितनी भी एबिलिटी यानी कि जो भी क्षमता है किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने की, जैसे कि जो भी आपका पैथोजन है, वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी आपको डिजीज कॉज कर रहा है, उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो आपकी एबिलिटी है विद द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम, उसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर हम बात करें इम्यूनिटी की तो इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक दूसरे से कैसे अलग होती है अब इसको थोड़ा जान लेते हैं और फिर हम इनेट इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर मैं बात करूं इनेट इम्यूनिटी की तो इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि नॉन स्पेसिफिक हो। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए आपकी कोई पर्टिकुलर इम्यूनिटी ना हो, उसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। और ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये आपके पास बाय बर्थ होती है, मतलब जब से आप पैदा हुए हो तब से आपके साथ जो इम्यूनिटी होती है उसी को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। अब अगर हम बात करें इनेट इम्यूनिटी तो इसमें दो लाइन ऑफ डिफेंस आते हैं। लाइन ऑफ डिफेंस कैसे, जैसे कि अगर आप इंडिया में रहते हो या किसी भी कंट्री में रहते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि डिवीज़न होता है, जैसे कि आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, ठीक है, आपकी आर्मी है, आपके पुलिस है। तो ये सब क्या है, एक लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। जैसे कि जो सेना में हैं लोग वो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फिर पुलिस वाले सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये इनेट इम्यूनिटी में काउंट होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये एक्सटर्नल होता है और जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये इंटरनल होता है। अब ये एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, इसको भी हम समझेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल पे यहाँ पे आते हैं फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स मतलब कि आपकी जो स्किन है ये आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती है। ये क्या करती है, किसी भी पैथोजन को आपकी बॉडी में एंटर करने से रोकती है। सेकंड आती है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड क्या आती है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन। इसी तरीके से आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर भी आते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसे कि आपके आंसू, ठीक है, टीयर्स, आपका सलाइवा जिसके अंदर एंटीजेंस एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और एंटीबायोटिक केमिकल भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ HCl क्या करता है, जो भी आपके फूड में हार्मफुल पैथोजन गए होते हैं उनको किल करने का काम करता है। तो ये सारे हमारे क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं एंड इसीलिए इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काउंट करा जाता है। अब वहीं अगर हम बात करें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब कि यहाँ पे सेल जो है वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है या हमारी बॉडी जो है वो इंटरनली कुछ चीज़ें करती है। जैसे कि इसमें सबसे पहला आता है सेलुलर बैरियर जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड है इन्फ्लामेटरी बैरियर, यानी कि जो आपने देखा होगा आपके बॉडी में अगर कहीं चोट लगी है या किसी मच्छर ने काट लिया या किसी इंसेक्ट ने काट लिया तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, क्योंकि जिस भी इंसेक्ट ने काटा है वो कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है। नेक्स्ट फीवर भी हमारा एक लाइन ऑफ डिफेंस है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एंड साइटोकाइंस बैरियर जो कि मेनली कैंसर सेल्स में देखा जाता है। अब अगर हम आगे बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सबसे पहली बात यह है कि ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मतलब एक तरीके के पैथोजन के लिए एक स्पेशल इम्यूनिटी होती है
और ऐसी जितनी भी इम्यूनिटी होती है इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रखा जाता है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये आफ्टर बर्थ आपकी बॉडी में धीरे धीरे जनरेट होती है। जैसे आप कोई नई चीज़ सीखते हो उसी तरीके से आपकी बॉडी भी आपको बचाने के नए नए तरीके सीखती है, इसीलिए इस इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम से ही देखो, एक्वायर्ड मतलब आप पैदा होने के बाद उस चीज को ग्रहण कर रहे हो, ग्रहण करना मतलब लेना, यानी एक्वायर कर रहे हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये हमारे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में काउंट होती है और ये भी इंटरनल होती है। अब इसमें अगर आप बात करें कि क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें जो हमारी सेलुलर डिफेंस है या आप बोलो एंटीबॉडीज जो प्रोटेक्शन करती हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती है। अब देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने फिजिकल बैरियर जो कि हमारी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन था उसको पढ़ लिया, एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमने टीयर्स, सलाइवा, HCl इनको देख लिया। अब हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे बात करेंगे, और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो हमारा सबसे पहला बैरियर था वो था सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर मतलब हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो हमें हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने में या पैथोजन से लड़ने में मदद करती हैं। अब ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है नॉन फेजोसाइटिक सेल्स और एक होती है फेजोसाइटिक सेल्स। नॉन फेजोसाइटिक सेल्स वो होती हैं जो दूसरी सेल को डाइजेस्ट नहीं करती। डाइजेस्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये कोई वायरल सेल है या बैक्टीरियल सेल है जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कर रही है, तो ये जो सेल होगी वो इसको डाइजेस्ट करने का यानी इसको खाने का काम नहीं करेगी, ठीक है। ये होती है नॉन फेजोसाइटिक सेल्स। और फेजोसाइटिक सेल्स क्या होंगी, जो उसको खाने का काम करेगी, यानी कि एक तरीके से इसको ब्रेक डाउन कर देगी छोटे छोटे हिस्सों में। अब जो नॉन फेजोसाइटिक सेल्स होती हैं ये होती है नेचुरल किलर सेल्स, जो कि नॉन स्पेसिफिक होती हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब आपकी बॉडी में चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे वायरस आए, चाहे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आए, नेचुरल किलर सेल उन सब पे अटैक करेगी, ठीक है, और उन सबको मारने की कोशिश करेगी। एक्ट अगेंस्ट कैंसरस सेल एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। और नेचुरल किलर सेल्स जो है वो मोस्टली क्या करती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कैंसर सेल्स होती हैं, यानी वो सेल्स जिनसे कैंसर प्रोड्यूस होता है, या फिर वो सेल्स जो वायरस इन्फेक्टेड होती हैं उनके अगेंस्ट काम करती है। वहीं अगर हम बात करें फेजोसाइटिक सेल्स की, तो फेजोसाइटिक सेल्स दो जगह पे पाई जाती है, ब्लड में भी पाई जाती है और टिश्यू में भी पाई जाती है। टिश्यू में पाई जाने वाली फेजोसाइटिक सेल्स है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज में जैसे कि लीवर में जो मैक्रोफेज सेल पाई जाती है उसको हम बोलते हैं कफ्फार सेल्स। ब्रेन में जो मैक्रोफेज सेल पाई जाती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल। एंड इस तरीके से और भी कई सारी मैक्रोफेजेस होती हैं। अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड में जो फेजोसाइटिक सेल्स होती हैं वो होती है मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्फ्लामेटरी बैरियर्स की कि ये किस तरीके से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपकी स्किन है और आप साइकिल चला रहे थे या बैट बॉल खेल रहे थे, यानी कि क्रिकेट खेल रहे थे या फुटबॉल खेल रहे थे, या फिर जो भी आपका स्पोर्ट्स फेवरेट स्पोर्ट्स है आप वो खेल रहे थे और आपको गलती से चोट लग गई। अब आपको पता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या आपकी बॉडी पे कई तरीके के पैथोजन रहते हैं, तो ये पैथोजन क्या करेंगे, इस चोट के रास्ते बॉडी में एंटर करने का काम करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए पैथोजन्स आ रहे हैं। अब होगा क्या कि ये जो इंजर्ड टिश्यू हुआ है, यहाँ पे एक टिश्यू इंजर्ड हुआ, तो ये इंजर्ड टिश्यू क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज करेगा। अब अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर याद है तो मैंने बताया था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है ना, ये लोकल हार्मोन होता है। लोकल मतलब ये टिश्यू से ही क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये क्या काम करता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है ये पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, यानी कि सिग्नल भेजता है पेन रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से आपको पेन महसूस होता है जब भी आपको कहीं भी चोट लगती है। सेकंड, ये काम क्या करता है, जो मास्ट सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है। अब मास्ट सेल्स को जब ये स्टिमुलेट करता है तो जो मास्ट सेल होती है वो हिस्टामिन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है। अब जो हिस्टामिन है वो वैसोडाइलेशन का काम स्टार्ट करते हैं। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या है कि ये जो नॉर्मल ब्लड वीजल्स हैं इनको फैलाने का, इनको डायलेट करने का काम करती है इस तरीके से, ठीक है, इनके
एरिया को बढ़ाने का काम करती है। इसको हम बोलते हैं डायलेशन होना। यहाँ पे एरिया देखो, यहाँ पे एरिया देखो, तो ये डायलेशन है। तो हिस्टामिन क्या करती है, जो भी ब्लड वेजल्स है उस जहाँ भी इंजरी हुई है वहाँ पे वैसोडाइलेशन का काम स्टार्ट करती है। अब क्योंकि हमारे ब्लड में WBC भी प्रेजेंट है तो वो क्या करती है, ब्लड वेजल से बाहर निकलती है और पैथोजन के पास मूव करना, जहां भी टिश्यू है उस टिश्यू पे मूव करती है। और ये जो मूवमेंट होती है WBC की, यानी वाइट ब्लड सेल्स की जो मूवमेंट होती है, इसको हम बोलते हैं डायापैडिसिस। डायापैडिसिस क्या है, एमेबॉइड मूवमेंट ऑफ WBC इज नोन एज डायापैडिसिस। तो ये टर्म याद रखना कि डायापैडिसिस क्या है, जो मूवमेंट होती है WBC की उसी को हम बोलते हैं डायापैडिसिस। और ये डायापैडिसिस कर करके पैथोजेंस के पास जाती है और पैथोजन का फेगोसाइटोसिस करती है, यानी उनको डाइजेस्ट करने का काम करती है। अब आप बोलोगे कि कई बार जब हमें चोट लगती है तो उस जगह पे लाल पड़ जाता है, और ये लाल पड़ने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि मैंने एक रीज़न तो आपको बता दिया कि जब भी आपको चोट लगती है तो आपको दर्द क्यों होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की वजह से। अब आपको ये समझना है कि आपको वहाँ पे रेडनेस क्यों आ जाती है या स्वेलिंग क्यों आ जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे डायलेशन हुआ है, डायलेशन होने की वजह से एरिया बढ़ गया, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो इकट्ठा होने लगता है, और ब्लड इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे रेडनेस आ जाती है। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये हो गया रेडनेस कैसे आती है। दूसरा स्वेलिंग क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेजल्स डायलेट हुई हैं तो टिश्यूज़ भी थोड़े मूव करते हैं, तो उस वजह से स्वेलिंग आ जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे बैरियर की, जो कि है फीवर। अब देखिए, मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो बैक्टीरिया क्या कर रही है, WBC को किल कर रही है, WBC रिटर्न में बैक्टीरिया को किल कर रही है, यानी दोनों मारम पिट्टी खेल रहे हैं। अब जो बैक्टीरिया है वो मारम पिट्टी खेलते खेलते टॉक्सिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। और जो WBC होती है वो इंटरल्यूकिन 1 नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करती है, या केमिकल कह सकते हो, रिलीज करती है। अब ये जो दोनों ही केमिकल हैं, टॉक्सिन्स हैं और इंटरल्यूकिन फर्स्ट है, ये दोनों ही पायरोजेंस होते हैं। पायरोजेंस क्या होते हैं, पायरोजेंस वो होते हैं जो बॉडी लेवल को बढ़ाएं, ठीक, सॉरी बॉडी लेवल कह रहा हूँ, बॉडी में टेम्परेचर के लेवल को बढ़ाए, यानी बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज करे, वो होते हैं पायरोजेंस। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाए उसको हम पायरोजेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो टॉक्सिन एंड इंटरल्यूकिन दोनों क्या है, पायरोजेंस है। अब ये पायरोजन क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। पायरोजन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर लेवल। अब ये करते कैसे हैं, ये कुछ इस तरीके से करते हैं, क्योंकि बॉडी में पायरोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो पायरोजन क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस आपको पता है थर्मोरेगुलेटर है, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को अप डाउन करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो पायरोजन का लेवल अगर बढ़ रहा है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, पायरोजन का लेवल घटेगा तो बॉडी टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। अब आपको पता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो टेम्परेचर स्पेसिफिक होती है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो डिक्रीज हो गई। तो अब आप ये सोचोगे कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से जो माइक्रोब्स है या जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो हम फीवर में दवाई क्यों खाते हैं, ये आप सोच रहे होंगे, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर बुखार बढ़ने से जो डिजीज़ है वो खुद ही ठीक हो जाए तो हम दवाई क्यों खा रहे हैं बुखार से बचने के लिए। तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर ये जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा देर तक, काफ़ी ज़्यादा समय तक इंक्रीज रहे हमारी बॉडी में, तो इसके कई एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं, यानी कई हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हैं, जैसे कि हमारी पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये लेते हैं, जो कि क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करते हैं और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर्स की। साइटोकाइन बैरियर बेसिकली उन सेल में देखा जाता है जो वायरस से इन्फेक्टेड होती हैं। इस चीज़ को और भी डीपली समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक नॉर्मल सेल है और इसमें किसी वायरस ने क्या कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया, तो ये क्या हो गई, वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गई। अब
ये जो सेल है ये क्या करती है, इंटरफेरोन नाम का केमिकल रिलीज करती है जिसको हम INF भी बोलते हैं। ये जो INF होता है ये स्मॉल प्रोटीन होता है, यानी छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं। और एक चीज याद रखना, ये कभी भी वायरस को नहीं मारते, नेवर किल वायरस, ये कभी भी वायरस को नहीं मारेंगे। कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये जो इंटरफेरोन है ये वायरस से जाके फाइट करेगा और वायरस को मारेगा, नहीं, ये वायरस को नहीं मारता। सेकंड ये क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक बट नॉट वायरस स्पेसिफिक, यानी कि हर एक स्पीसीज में अलग अलग तरीके का इंटरफेरोन होता है लेकिन ये वायरस स्पेसिफिक नहीं होता, ये चीज आपको समझनी है। अब ये जो एक सेल ने इंटरफेरोन रिलीज करा, ये क्या करती है, दूसरे सेल के जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हैं उस पे जाती है और उसको सिग्नल देती है कि भैया भैया ये जो मेरी सेल है इसमें इन्फेक्शन हो गया है और एक वायरस है और वो वायरस आप पे भी अटैक करने वाला है, तो आप क्या करो, एक एंटीवायरल प्रोटीन बनाओ। क्या करो, एक एंटीवायरल प्रोटीन बनाओ। और इस एंटीवायरल प्रोटीन का जो नाम होता है वो होता है ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। क्या नाम होता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। सो आप ये समझ सकते हो कि इंटरफेरोन, आप ये समझ सकते हो कि जैसे जो आपके सिपाही होते हैं ना, जो आपके डिटेक्टिव्स होते हैं, डिटेक्टिव जो क्या करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी में मदद करते हैं, जो आपको खबर देते हैं कि हम पे अटैक होने वाला है, हमें ये करना है, यहाँ से ये चीज़ आ रही है, हमें ऐसे प्रिवेंट करना है। ये इंटरफेरोन वो है कि ये आपको बताती है कि मेरी जो सेल थी उस पर वायरस का इन्फेक्शन हो गया, वो आपको भी अटैक करने आ रहे हैं, आप अपने आप को प्रिवेंट कर लो एक एंटीवायरल प्रोटीन बना के जिसका नाम है ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। तो इस तरीके से एक इन्फेक्टेड सेल दूसरे अपने नेबर सेल को जो कि नॉन इन्फेक्टेड है उसको प्रिवेंट करती है इंटरफेरोन को प्रोड्यूस करके, और इस बैरियर को हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। सो ये सारा आपको इनेट इम्यूनिटी में पढ़ना था। आई होप आपको ये सब समझ भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।